हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई एक्सक्रीशन होता क्या है। हमने कहा भाई एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, या डेफिनेशन बताएं तो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस। हमने कहा भाई हम इस पूरे चैप्टर में अपने ह्यूमन के एक्सक्रीशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सभी जीव जंतुओं में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, लेकिन मैंने बताया था ये जो चैप्टर है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अपने बारे में कि भाई हमारी बॉडी में ही एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। हमने कहा भाई हम ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक एक पार्ट को पढ़ा अच्छे से डिटेल में। हमने कहा भाई किडनी होता है, फिर हमने किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। फिर हमने कहा भाई हमारे पास में यूरेटर होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यूरेथ्रा होता है। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में बात कर ली थी। फिर हमने कहा था भाई देखो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। हमने फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा भाई सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो नेफ्रॉन करेगा एक्सक्रीशन को लेके। नेफ्रॉन में हमारे बॉमन्स कैप्सूल आता है, फिर आता है पीसीटी एंड देन लूप ऑफ हेनले, और फिर डीसीटी आता है। कलेक्टिंग डक्ट हम बनाते हैं नेफ्रॉन के साथ में, लेकिन वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। इस बारे में हमने कई बार बात कर ली थी। उसके बाद में फिर हमने अपना देखा कि भाई चलो ये तो ठीक है, हम ह्यूमंस की बात है, लेकिन भाई बाकी जीव जंतुओं के पास में भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गन जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हमने देखा था भाई बाकी जो हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर हमने कहा भाई 3 तरह के हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अमीनोटैलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पास में जिनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। यूरियोटैलिक के जो होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस। और यूरिकोटैलिक जो होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। उसके बाद में ये सारी बातें हमने अभी कर ली थी, डिटेल में की हैं अभी तो, जिसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि जिन लोगों ने ये सब पढ़ लिया उनको एक थोड़ा सा लिंक बना रहे चैप्टर के साथ में। फिर उसके बाद में हमने कहा भाई अब ठीक है, अब हम बात करें ह्यूमंस के बारे में। हमें पता है हम जो ह्यूमंस हैं हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। हम यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है, दिन में कई बारी। और तो हमें देखना था भाई ये जो यूरिन है ये बनता कैसे है। तो हमने एक प्रोसेस को पढ़ना चालू किया था जिसका नाम था यूरिन फॉर्मेशन। हमने कहा था भाई देखो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है उसमें हम बात करते हैं कि यूरिन कैसे बनता है। ठीक है जी, हम कहते हैं जो यूरिन होता है वो 3 स्टेप्स में बनता है। 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाला, उसके बाद में फिर आता है हमारे पास में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें से हमने अपना फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया था जिसका नाम होता है हमारे पास में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमने क्या बात करी थी, ज़रा एक बार हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो वेट, सबसे पहले तो हम एक बार अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल हो गया, ये अपनी पीसीटी, हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो यार ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल हो जाता है, इसको हम पीसीटी बोलते हैं। ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर है इसी को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये अपना डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। लेकिन ये बात मैं आपको मतलब 20-25 बार तो बता ही चुकी हूँ, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। और अब आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, बस हम बनाते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद में फिर हम क्या बोलते हैं, हमने कहा भाई
हमें यूरिन बनाना है, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो भाई, एक बात बता देती हूँ, जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अभी अगर मैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को बता रही हूँ तो मैं जस्ट रिवाइज़ करवा रही हूँ, मैं मतलब पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले वाली वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जो भी पढ़ाया हुआ सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन करके। आप उसमें जाके बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं पहले वो देख लीजिए, आपको ही हेल्प होगी। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है। ये अपना बॉमेंस कैप्सूल है, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बना रही हूँ। देखो यार, अपना बॉमेंस कैप्सूल कुछ इस तरीके का, ये अपना बॉमेंस कैप्सूल हो गया। ठीक है, अब हमें एक बात पता है, यहाँ से अपने पास में ये आती है मोटी सी हमारे पास में, मुझे पता है बहुत बेकार बन रहा है पर अभी इस चीज़ पे भी ध्यान मत दो। देखो यार, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस का कुछ ना कुछ रोल होगा। तो होता क्या है यार, यहाँ से हमारे पास में यहाँ पे ब्लड होता है, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है। अब अगर हमें यूरिन बनाना है, मैंने आपको बताया था भाई यूरिन जो बनेगा वो यूरिन के अंदर क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट चीज़ थी जिसका कोई यूज़ नहीं था वो यूरिन बन जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, ये जो ब्लड है इसके अंदर से जो भी वेस्ट चीज़ें होंगी वो निकल के यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जब कोई यहाँ पे था ब्लड, लेकिन जब ब्लड में से कोई चीज़ आ रही है बॉमेंस कैप्सूल में तो उसको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहेंगे फिल्ट्रेशन। लेकिन ये फिल्ट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है? ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फिर हमने यहाँ पे कुछ प्रेशर्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि GHP हो गया था, BCOP, ये सब, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रीवियस वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद में फिर मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ समझाई थी कि भाई रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये सारी टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद में फिर हमने जाते जाते एक और चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि भाई हमारे पास में अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। देखो मैंने दोबारा से बता देती हूँ, चलो आइसोटोनिक में क्या होता है, मैंने आपको एक बात समझाई थी, ये जो टॉनिक वर्ड यूज़ हो रहा है ये सॉल्ट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस चीज़ को समझ लो, फिर बस ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, वरना इसी में ही कन्फ्यूज़ होते रहोगे। देखो ये जो टॉनिक वर्ड है ये किसके रिस्पेक्ट में है? सॉल्ट के। अब आइसो का मतलब होता है सेम, हम कह रहे हैं भाई देखो यहाँ पे जो जितना सॉल्ट होगा, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जितना सॉल्ट होगा उतना ही वाटर होगा। वहीं पे अगर आ जाए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक तो टॉनिक का मतलब तो सॉल्ट है और हाइपो का मतलब होता है लेस, कम, तो कम सॉल्ट, सॉल्ट कम है पानी ज़्यादा है, उस वाले सॉल्यूशन को कह देते हैं हाइपोटोनिक। वहीं पे एक और आता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, टोनिक का मतलब तो सॉल्ट हो गया, हाइपर का मतलब होता है मोर, तो यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है वाटर कम है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, हमारा स्टेप है जो दूसरा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देखो यार, अब यहाँ पे मैं आपको रीएब्जॉर्प्शन के बारे में सबसे पहले तो बताती हूँ, क्योंकि इसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है हमें एक बात पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को थोड़ा सा रिमाइंड करवाया था आपको। देखो यार, दो चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? याद करो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था, डाइजेशन वाला चैप्टर, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, मैंने कहा था भाई एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता था। जो हमने डाइजेशन में क्या हो रहा था, डाइजेशन का मतलब था भाई ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है खाने का, इसको जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये हो गया था अपना डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन के बाद में एक और प्रोसेस होता था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता था कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये फिर इनसे न्यूट्रिएंट्स जाते थे हमारे ब्लड के अंदर। तो सिंपली आप इतना याद रखो कि किसी भी चीज़ का ब्लड के अंदर जाना एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का ब्लड के अंदर जाना एब्जॉर्प्शन होता है।
ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। तो जब पहली बार कुछ भी चीज़ ब्लड के अंदर जा रही है, ध्यान से सुनो, जब पहली बार ब्लड के अंदर कुछ जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, जब कोई भी चीज़ दोबारा होती है तो उसके लिए हम री वर्ड यूज़ करते हैं, और एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने समझ लिया। तो री एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि ब्लड के अंदर दूसरी बार कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ब्लड के अंदर जा रही है उसको हम देखो दोबारा से सुनो, अगर कोई चीज़ ब्लड के अंदर जा रही है तो उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। इतना समझ आया? जब कुछ भी ब्लड के अंदर जाएगा तो उसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर दोबारा से ब्लड के अंदर कुछ जाएगा तो उसको बोल देते हैं री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वहीं पे एक और टर्म आती है अपनी सिक्रीशन, अभी समझ लो क्योंकि ये चीज़ भी अभी थोड़ी देर बाद समझनी है। देखो भाई, सिक्रीशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ब्लड के अंदर जाना, और सिक्रीशन का मतलब होता है ब्लड से आना, ठीक है, ब्लड से वापस आना, इसको हम सिक्रीशन बोल देते हैं। अब देखो भाई, अब आ जाओ अपने स्टेप पे। हमारे स्टेप का नाम है ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। री एब्जॉर्प्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एब्जॉर्प्शन वर्ड आ गया ना अगर कैसे भी क्वेश्चन में, तो मतलब लाइक अगर आपको एमसीक्यू में आ गया कि भाई बताओ इनमें से यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा स्टेप नहीं होता, ठीक है। मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या कह सकते हैं इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आपको ऑप्शंस में दे देंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं होता इनमें से यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप? तो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन वाला ऑप्शन नहीं, आपको करके आना है कि भाई ये नहीं होता। देखो, री एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है ना, और वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो भाई, ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, जैसे कि भाई नाम से पता लग रहा है कि ब्लड से चीज़ें कुछ वापस दोबारा से हमारा जो फिल्ट्रेट होगा वहाँ से कुछ चीज़ें वापस ब्लड में जाएंगी। अब कैसे भाई, देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या कहा, देखो नेफ्रॉन से तो पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे हम इस चैप्टर में, ये मैं अभी छोटा सा ही बना रही हूँ, अभी वहाँ तक मत जाओ, ठीक है। हमें पता है यहाँ से अपने पास में ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। हमें पता है फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलस से मतलब ब्लड से कुछ चीज़ें छन के, यानी कि हमने कहा था ब्लड से कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, ब्लड से कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, और इसको हमने बोल दिया था फिल्ट्रेट। जो भी बॉमेंस कैप्सूल के अंदर है उसको हमने बोल दिया था फिल्ट्रेट, और हम ये मान के चल रहे थे ये जो फिल्ट्रेट है भाई, इसके अंदर हमने सारी वेस्ट चीज़ें भेजी हैं, और हमें भेजनी भी वेस्ट चीज़ें थी यार। ग्लोमेरुलस ने ये जो अपना ब्लड का कुछ हिस्सा है ये यहाँ पे क्यों भेजा है, उसने ये सोच के भेजा कि ये जो सब है ये हमारा वेस्ट है, ठीक है, ये ब्लड के अंदर वेस्ट चीज़ें थी उसने यहाँ पे भेज दी भाई, ये तो हमें समझ आ गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब ये जो चीज़ें होंगी ये यहाँ पे जाएंगी, है ना। अब देखो हमारे ब्लड के अंदर भाई देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट के अंदर ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, वेस्ट चीज़ें आ रही हैं वो तो चलो ठीक है क्योंकि वेस्ट चीज़ों का यूरिन बन जाएगा, लेकिन यार कुछ ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं, मतलब जो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी आ जाती हैं, गलती से आ जाती हैं। तो अब भाई हम उन वेस्ट चीज़ों मतलब अपनी यूज़फुल चीज़ों को तो यूरिन नहीं बना सकते भाई। अगर कोई चीज़ हमें चाहिए जिसकी बॉडी को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उसको बॉडी से बाहर थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, अब आप एक बात बताओ, ग्लूकोज को हम यूरिन बना के बाहर भेज दें? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। कितनी मुश्किल से ग्लूकोज बनाया था हमने, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस किया था, है ना, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस किया था तब जाके ग्लूकोज बना था। पढ़ा है ना हमने ये डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो हमने क्या कहा भाई, अगर कोई चीज़ यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, फिल्ट्रेट के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, तो बॉडी उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है,
मैंने क्या बोला, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगी, इसीलिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रीएब्जॉर्प्शन। और वो कौन करेगा, दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन करेगा हमारा पीसीटी। ये पीसीटी वाला पार्ट है। अब देखो, मैंने जब आपको पीसीटी टॉपिक समझाया था, मैंने बोला था पीसीटी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हमने बोला था ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैंने आपको वहीं पे बताया था कि ये जो ब्रश बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो माइक्रोविलाइज हैं, ये किस लिए प्रेजेंट है। ये सिंपली ऐसा भी तो हो सकता था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है। क्यों है, क्योंकि ये चाहता है, ये ऐसे इसलिए है ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा सके, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और अच्छे से होता है। तो ऐसे सेल्स इसलिए प्रेजेंट है ताकि एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो सके, ठीक है। और हमें पता है पीसीटी के अंदर एब्जॉर्प्शन होनी है, अभी तो बताया कि भाई यहाँ पे ब्लड के अंदर, यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। अब पीसीटी को क्या करना है, उनको दोबारा से एब्जॉर्ब करना है, इसलिए इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हमें इतना समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं, ये तो मैंने बात की, अब देखो ध्यान से सुनना, जो ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पीसीटी के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन जो होती है वो पीसीटी के अंदर होती है। ग्लूकोफेलिन में भी थोड़ी सी रीएब्जॉर्प्शन होती है और डीसीटी में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पीसीटी के अंदर होती है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। चलो भाई, अब आगे पढ़ते हैं। देखो यार, अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी। सबसे पहले पीसीटी के अंदर क्या होगा, पढ़ते हैं। ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पीसीटी के अंदर ही रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। 90% जो वाटर होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब हमने समझ लिया। आइसोटोनिक का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी और सॉल्ट का अमाउंट सेम है ना। अब देखो लूप ऑफ हेनले के बारे में हम क्या बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले के अंदर सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होती है, मतलब होती है लेकिन सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई हमारा जो लूप ऑफ हेनले है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने पढ़ाया होगा ये, देखो अपना लूप ऑफ हेनले कुछ इस तरीके का होता है। ये अपना लूप ऑफ हेनले है। हमने पढ़ा था कि भाई लूप ऑफ हेनले जो होता है उसके 2 पार्ट्स हैं। इस वाले पार्ट को हम डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम असेंडिंग पार्ट बोलते हैं। मैंने बताया था ये वाला जो पार्ट होता है डिसेंडिंग वाला पार्ट, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, मतलब कि वाटर का आना जाना आराम से हो सकता है यहाँ पे, लेकिन सॉल्ट का नहीं होता, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। फिर वहीं पे बात करें असेंडिंग वाले की, तो यहाँ पे उल्टा है, ये सॉल्ट को तो आने जाने देगा लेकिन वाटर को नहीं आने जाने देगा। इतना समझ में आ गया। तो भाई जिसके लिए परमिएबल है वो चीज़ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है, रीएब्जॉर्ब हो सकती है ना, ठीक है। हम कह रहे हैं डिसेंडिंग लिप ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोलाइटी ऑफ इंटरस्टियम ये सब छोड़ो, इम्परमिएबल टू सॉल्ट, फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक। अब देखो एक बात सुनो, हमने क्या बोला, तो देखो अब असेंडिंग लिम्ब के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं भाई देखो असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी कि वाटर का आना जाना मना है यहाँ से, लेकिन हमारा जो सॉल्ट होता है उसके लिए परमिएबल है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है डीसीटी। डीसीटी के अंदर कैसा रीएब्जॉर्प्शन होगा। डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब भाई कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। कंडीशनल का मतलब ये है कि यहाँ पे कंडीशंस लगेंगी कुछ, फिर जाके रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब देखो जैसे कि मानते हैं सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराना है तो क्या होगा,
हमारे पास में एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड के पास में एक पार्ट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज़ होगा जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और जो वो एल्डोस्टेरोन होगा वो क्या करेगा, वो डीसीटी को सिग्नल भेजेगा और फिर जाके डीसीटी सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। दोबारा से सुनो हुआ क्या। हमने कहा भाई हमारे पास में एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब वो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होगा वो डीसीटी को, मतलब डीसीटी के ऊपर सिग्नल्स भेजेगा और फिर जाके डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। तो ये तो था भाई सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। अब देखते हैं वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन आएगा और फिर ये जो हार्मोन होगा ये डीसीटी को सिग्नल भेजेगा और डीसीटी के साथ में कलेक्टिंग डक्ट को भी भेजता है और फिर जाके हमारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखो भाई मैंने क्या कहा, ये जो हार्मोन्स हैं इनके बारे में आप सोच के मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हार्मोन्स के लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है। हमारे क्लास 11th का ही चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे हम थोड़े दिन बाद। तो इन सभी हार्मोन्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। बस अभी आप यहाँ पे याद कर लो कि भाई कौन सा हार्मोन, मतलब 2 ही हार्मोन्स के बारे में तो पढ़ना है अभी, कि मतलब ये हार्मोन आएंगे और ये ऐसे ऐसे रीएब्जॉर्प्शन करवा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो हमारा जो सेकेंड स्टेप था जिसका नाम था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, एक मिनट, धीरे धीरे से क्यों हो गया। हमने कहा भाई क्या होता है कि ट्यूबुलर जो हमारा स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी। यार कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी ब्लड में, अब वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब हमारे ब्लड से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल्ट्रेट के अंदर आ गई थी। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वापस ब्लड में भेज देगी और इसी चीज़ को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब भाई हमने देखा अभी पीसीटी के अंदर सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, कलेक्टिंग वो सॉरी जो हमारा लूकोफेनले है वहाँ पे तो सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है हमारे पास में डीसीटी, डीसीटी के अंदर होता है हमारा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए यूरिन फॉर्मेशन के। अब बस लास्ट स्टेप बचा है जिसका नाम होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, ब्लड से कोई भी चीज़ ब्लड से अगर रिलीज़ हो रही है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सिक्रीशन। अब भाई ये क्या होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखो यार इतना समझ में आ गया कि भाई सिक्रीशन में होता क्या है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में दोबारा से थोड़ा सा और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई एक बार। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूबुलर सेल्स देन इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है भाई, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई पीसीटी के अंदर क्या क्या सिक्रेशन हो सकती है, किस किस चीज़ की सिक्रेशन हो सकती है। सिक्रेशन ऑफ H+ आयन, NH3, क्रिप्टामाइन, सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, कुछ मतलब दवाइयाँ मतलब कुछ ड्रग्स वगैरह हो सकती है, H+ आयन और NH3 वगैरह। डीसीटी के अंदर क्या होगा, डीसीटी के अंदर भी H+ आयन, K+ और साथ में अमोनिया। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है H+ और K+ का, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, लूकोफेनले जो होता है वो एक और काम करता है, वो हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करता है। और इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले, जब मैंने आपको बताया था, डिफरेंस करवाया था ना मैंने आपको किसके बारे में, जब हमने डिफरेंस किया था जस्टा मेड्यूलरी और हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में। 2 तरह की नेफ्रॉन्स होती थी ना हमारे पास में, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था तो हमने ये चीज़ें कर ली थी, इसलिए मैंने बोला पहले वाली वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई अब अपना यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 3 स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड आया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड आया हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये डायग्राम देखो ज़रा, दिख रहा है, यस।
हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने कहा भाई 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से स्टेप? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं यार, वही सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम गिवन है। अभी एनसीईआरटी भी दिखाएंगे आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। देखो ये अपना वोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है। पीसीटी के अंदर से ये एरो को ज़रा ध्यान से देखना, ये वाले एरो देखो, ये जो एरो हैं, सबसे पहले ऊपर वाले देखो, ये वाले जो एरो हैं ये हमारे पीसीटी से बाहर जा रहे हैं। और ये बाहर कहाँ पे जा रहे हैं? ब्लड के अंदर जा रहे हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं H2 और NaCl जो है ये ब्लड, ये हमारे पीसीटी से जा रहे हैं कहाँ पे? ब्लड के अंदर। देखो दोबारा सुनो, जो हमारा वाटर और NaCl है वो पीसीटी से जा रहा है कहाँ पे? ब्लड के अंदर। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों चीज़ें क्या दिखा रही हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो हम कह सकते हैं जो वाटर और NaCl होते हैं वो हमारे पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पे हम कह रहे हैं पीसीटी के अंदर कुछ चीज़ों का सिक्रीशन भी हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ों का सिक्रीशन हो रहा है? H+ आयन का और NH3 का, ठीक है। ये देखो ये अपना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब भी कह सकते हैं इसे। हमने पढ़ा था डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो हमारे सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, और NaCl भी तो सॉल्ट ही हुआ, तो इसलिए हम कह रहे हैं NaCl के लिए परमिएबल है ये, ठीक है भाई। ये बात हमने पढ़ ली है। अब देखो भाई DCT के अंदर क्या होता है? DCT के अंदर भी वाटर और NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। चीज़ें DCT से ब्लड के अंदर जा रही हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। हमने कहा भाई जो हमारा DCT है यहाँ पे वाटर और NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। आप देख लेते हैं कि किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है? H+ आयन, K+ आयन और NH3 का सिक्रीशन हो रहा है कहाँ पे? DCT के अंदर, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। आप देखो ये अपना कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर जा रहा है, मतलब निकल रहा है, और इसलिए हमारा जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड बनता है। कंसनट्रेटेड का मतलब हमारा जो यूरिन होता है ना उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है और हमारा वाटर कम होता है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये यूरिन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जो हमारा यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था अपना यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ये डिसऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन हम इसे अभी बाद में पढ़ेंगे। चलो भाई काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो देखो अब पढ़ने जा रहे हैं हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले तो समझो कि ये काउंटर करेंट वर्ड का मतलब क्या है। देखो यार काउंटर करेंट का मतलब होता है जब चीज़ें अपोजिट फ्लो करती हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं काउंटर करेंट। मतलब यार आप ये समझ सकते हो, क्या एग्जांपल दें आपको। मान लो कि ऐसा है कि आप इधर से आ रहे हो, आप इधर इस गली से आप आ रहे हो और यहाँ से आपकी फ्रेंड जा रही है, तो ये क्या हो गया? काउंटर करंट हो गया, अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अभी पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या से चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं जो हम होते हैं मैमल्स, ह्यूमंस, हमारे अंदर हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। मतलब कि हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर सोल्ट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, हम ये चीज़ हमने अभी पहले भी पढ़ी कि जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कंसनट्रेट कराने में हेल्प करता है यूरिन को। मतलब जो लूप ऑफ हेनले है वो यूरिन को कंसनट्रेट करवाता है, ठीक है। हम कहते हैं जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा होता है ये दोनों हमारे काउंटर करंट को शो करते हैं। मतलब कि देखो किस तरीके से, एक सेकंड दिखाती हूँ एग्जांपल के थ्रू आपको। वासा रेक्टा के बारे में पता है, वोमेंस कैप्सूल वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे, सीधा लूप ऑफ हेनले बना रहे हैं। ये अपना लूप ऑफ हेनले हो गया, यहीं से ही अपनी वासा रेक्टा जाती है। वासा रेक्टा पता है ना, लूप ऑफ हेनले के पास में जाती है, ठीक है। ये अपना डिसेंडिंग लिम्ब हो गया है ना, और ये अपना असेंडिंग लिम्ब हो गया।
ये अपनी वासा रेक्टा होगा। यहाँ पे वासा रेक्टा जो होती है वो इसके अपोजिट चलती है, मतलब ये डिसेंडिंग लिम्ब है तो ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग वासा रेक्टा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले है। और हमने कहा जो लूप ऑफ हेनले होता है और जो हमारी वासा रेक्टा होती है ये दोनों अपोजिट है। तो अगर लूप ऑफ हेनले का ये नीचे वाला पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, तो ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट है। ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है तो वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग पार्ट है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम कहते हैं ये दोनों काउंटर करेंट मैकेनिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन आर्म्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। वही चीज़ यार, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो दोनों में अपोजिट होता है। उसके बाद में फिर हम बोलते हैं, देखो भाई, लूप ऑफ हेनले की जितनी बड़ी लेंथ होती है उतना ज़्यादा यूरिन कंसनट्रेटेड बनता है। और इस चीज़ को हमने पढ़ लिया था पहले ही, जब हमने मतलब 2 तरह की नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, जेस्टा मेड्यूलरी और वो दूसरी वाली नेफ्रॉन, है ना। अब देखो आगे क्या बोला गया, लूप ऑफ हेनले क्रिएट ऑस्मोलैरिटी अलोंग विद मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करते हैं। हम कहते हैं NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड टेकन बाय डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड इट रिटर्न्ड बाय असेंडिंग वासा रेक्टा इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मतलब यार सॉल्ट का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, अभी ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले होता है, यानी कि लूप ऑफ हेनले का जो ये वाला पार्ट होता है, ये सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। तो हम कहते हैं यहाँ से सॉल्ट जाता है ऐसे करके और वासा रेक्टा से ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट काम करते हैं यार। यहाँ ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है ये पार्ट, तो यहाँ से सॉल्ट जाता है और वासा रेक्टा से नीचे आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एंड देन टेकन बाय लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हम कहते हैं जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है वो यूरिया को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ये एक पॉइंट देख लो, टॉनिसिटी ऑफ यूरिन जो होता है वो 4 टाइम मोर कंसनट्रेटेड बनता है। तो अभी तक की चीज़ें समझ आई, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अब आगे देखते हैं। तो अब क्या है, यही डायग्राम मैंने अभी आपको बना के दिखाया। ये अपना लूप ऑफ हेनले है और ये अपनी वासा रेक्टा है। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, अब भाई 2 कंडीशंस हो सकती हैं। देखो आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, यहाँ पे अब थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। देखो हमारी लाइफ में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक दिन ऐसा हो सकता है जब हमने काफ़ी सही तरीके से पानी पिया, मतलब लाइक हमें जितना पानी पीना चाहिए उतना पिया है और शायद उससे ज़्यादा पिया है। देखो हम कह रहे हैं कि एक सिचुएशन तो ये है जब हमने खूब पानी पिया है, ठीक है। वहीं पे दूसरी कंडीशन ये है जहाँ पे हमने बहुत कम पानी पिया है, ठीक है। मान लो कि भाई एक कंडीशन तो ये है जब आपने अच्छे से पानी पिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर दूसरी कंडीशन ये है कि आपने भाई व्रत रखा हुआ है, कोई यू नो व्हाट, कौन से व्रत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस दिन पानी नहीं पिया है। अब देखो जिस दिन आप पानी पीते हो खूब अच्छे से, तो आप देखना ज़रा, अगर कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की है तो करके देखना। एक दिन अच्छे से पानी पीना और फिर जब यूरिन पास आउट करो तो ज़रा ऑब्जर्व करना। वहीं पे दूसरे दिन बिल्कुल कम पानी पीना और फिर यूरिन जब पास आउट करो तो देखना, आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जिस दिन आपने अच्छे से पानी पिया होगा और जो फिर आप यूरिन पास आउट करोगे वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। वो जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड होगा, मतलब क्लियर सा होगा थोड़ा। वहीं पे जिस दिन आपने पानी बहुत कम पिया है उस दिन क्या होगा कि जो आपका यूरिन होगा वो थोड़ा येलोइश से कलर में होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वो यूरिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, उसके अंदर वाटर बहुत कम होगा और सॉल्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं भाई, हमारी जो बॉडी है उसको पानी का बैलेंस बना के रखना है। भाई अगर हम किसी दिन कम पानी पी रहे हैं तो वो हमारी बॉडी से भी तो कम पानी निकालेगी ना। हमने कम पानी पिया तो वो कम ही पानी निकालेगी हमारी बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो इसी चीज़ को यार मेंटेन करना है। अब देखो क्या होता है,
अभी अभी हम पढ़ के आए हैं 2 हॉर्मोन्स के बारे में, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। अब देखो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा है। ये सब चीज़ें हमने वैसे अभी पढ़ ली हैं, जस्ट हमने अब लिखी है, तो समझो। एक दिन तो वो है जब आपने अच्छे से पानी पिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो अगर आपने खूब पानी पिया हुआ है तो ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब देखो पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है हमारा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। अब ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हमारा ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब भाई ऐसे नहीं करना कि ये क्या चीज़ आ गई। जब हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हमारा जीएचपी भी ज़्यादा है, जीएचपी ज़्यादा है तो हमारा एनएफआर भी ज़्यादा है। अगर एनएफआर ज़्यादा है तो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिर हमारा यूरिन बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बात क्या हुई, जितना ज़्यादा हमने पानी पिया था उतना ही ज़्यादा हमारा यूरिन भी होगा, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है भाई, हमें पता है ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे। फिर जो देखो यार, ये जो कहानी है ना, ये हार्मोन चैप्टर से लिंक्ड है, तो अभी इतना ज़्यादा डरो मत, हार्मोन वाले चैप्टर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखो यार, ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या किया? ऑस्मो रिसेप्टर ने अपने क्या कहते हैं उसको, ओहो, अपने सरताज जैसे करके कुछ बोलते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर ने अपने जो उनके हेड है हाइपोथैलेमस, देखो एच से हेड, एच से हाइपोथैलेमस, ऑस्मो रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजे। फिर हाइपोथैलेमस ने क्या किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजा, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच हार्मोन को रिलीज़ करवा दिया। अब जब एडीएच हार्मोन रिलीज़ हो गया तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो था वो कम हो गया। यानी कि भाई अब वाटर कम रीएब्जॉर्ब होगा, वाटर कम रीएब्जॉर्ब होगा तो यानी कि यूरिन के अंदर ज़्यादा पानी होगा। तभी तो मैंने बताया कि भाई जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा ही यूरिन आएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी अपनी कब की, जब हमने खूब अच्छे से पानी पिया था। देखो करके देखना, आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा पानी पी के देखना, ठीक है, और नेक्स्ट डे आप बहुत कम पानी पी के देखना। फिर जब यूरिन पास आउट करो तो ज़रा ऑब्जर्व करना। अब देखो, अब भाई व्रत वाले दिन की सिचुएशन देख लेते हैं, या अपने लाइक रमज़ान वगैरह में भी ये चीज़ होती है। जब आप अगर कोई मुस्लिम होगा अपने से तो उनको पता होगा, रमज़ान में भी पानी नहीं पी पाते ना पूरा दिन, तो यस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, हमारा भाई ब्लड वॉल्यूम जो है, जब हमने कम पानी पिया है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम है, ब्लड प्रेशर कम है तो हमारा जो एफरेंट आर्टरियोल होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि भाई कैसे, इसका मतलब क्या है? देखो भाई हमें पता है ये अपना वोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से अपनी एफरेंट आर्टरियोल आती है, मोटी वाली आर्टरियोल, और फिर ये आगे जाके पतले हो जाते हैं। ये अपनी एफरेंट आर्टरियोल होती है, ये अपनी इफरेंट आर्टरियोल होती है। अब जब हमने कम पानी पिया है ना, तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल थी, पहले इसका साइज़ इतना था, मतलब डायमीटर इतना था, अब ये छोटी हो जाएगी, इतनी हो गई, अब इसका डायमीटर इतना हो गया, ठीक है, जब हमने कम पानी पिया है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो भाई अब एक बात बताओ, जब ये इतनी मोटी थी तो इसके अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा था, तो यहाँ पे भी ज़्यादा ब्लड था, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड था तो यहाँ से ज़्यादा ही चीज़ें फ़िल्टर होके यहाँ पे आ रही थी। अब भाई फिल्ट्रेट ज़्यादा होगा तो यूरिन भी ज़्यादा होगा, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने इसका साइज़ इतना कर दिया, तो इसके अंदर ब्लड कम है, इसके अंदर ब्लड कम है तो यहाँ पे भी ब्लड कम है, यहाँ पे ब्लड कम है तो यहाँ पे भी चीज़ें कम आएंगी, यहाँ पे चीज़ें कम आएंगी तो हमारा यूरिन भी कम बनेगा। बस यही चीज़ है, जब हमने भाई पानी कम पिया है तो यूरिन भी तो कम ही बनाना है।
तो वही चीज़ तो हो रही है यहाँ पे। फिल्ट्रेट जो होगा वो कम बनेगा और जो फिल्ट्रेट होगा कंसनट्रेटेड बनेगा। कंसनट्रेटेड बनेगा मतलब कि पानी कम होगा और सोल्ट ज़्यादा होंगे, तभी हमारा जो यूरिन होता है वो येलोइश कलर में होता है। कब? जब हम पानी कम पीते हैं तभी। तो जैसे मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है, कई मतलब जैसे आपका यूरिन का सैंपल मांगते हैं डॉक्टर्स, और बिना टेस्ट किए भी कई चीज़ें आपको ऐसी ही प्रिडिक्ट करके बता देते हैं। ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई पानी ज़्यादा पियो, नहीं तो स्टोन होने की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी स्टोन हो जाएगा। ये सब भाई डॉक्टर्स ऐसे ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगली कंडीशन में क्या हो रहा है। अगली कंडीशन में हमारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जा रहा है। अब देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर थे वो अब स्विच ऑफ हो गए हैं, ठीक है। अगर ऑस्मो रिसेप्टर काम नहीं करे तो वो एडीएच को सिग्नल नहीं भेजेंगे, ठीक है। एडीएच को सिग्नल नहीं भेजेंगे तो वो एडीएच जो डीसीडी और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्टिव ही नहीं करेगा, और फिर मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम हो जाएगा और हमारा जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड ही बनेगा। दोनों चीज़ों में हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड ही बनेगा। तो ये था अपना काउंटर करंट मैकेनिज़्म। अब देखो भाई एनसीईआरटी में देखते हैं। अब देखो हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी, जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। हमने भाई यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने काउंटर करंट के बारे में देखा। भाई जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है उसके 3 स्टेप्स होते थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसके बाद में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन। काउंटर करंट के बारे में हमने कहा काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, चीज़ें अपोजिट फ्लो करती है, कहाँ पे? वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है। फिर हमने कहा भाई क्या होता है जो हमारे पास में इससे क्या होगा भाई, 2 सिचुएशंस आई हमारे पास में। एक दिन हमने जब बहुत पानी पिया तो अलग सिचुएशन थी, जब हमने कम पानी पिया तो अलग सिचुएशन थी। दोनों ही सिचुएशंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब उसके बाद में मैं आपको एनसीईआरटी दिखाने जा रही हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, और मैंने आपको पहले दिन से ही बोला है कि एनसीईआरटी पढ़नी चालू कर दो। दिखाया भी है कि कितने पेज हमने आज इस क्लास में कवर किए हैं, इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो। अब फिर भी एक बार मैं शुरू से दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो 1 मिनट, देखो सबसे पहले तो हमने यही चीज़ देखी थी भाई, हमारे पास में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि भाई किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फिर हमने कहा भाई अब ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, कुछ इस तरीके का दिखता है। 2 किडनीज हैं हमारे पास में, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 अपना यूरेथ्रा होता है, ठीक है। फिर हमने अपनी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। 2 रीजन होते हैं किडनी में, मेडुला और कोर्टेक्स वाला, इसके बारे में भी हमने अच्छे से बात कर ली थी। फिर हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, लेकिन हमने तो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में फिर हमारे पास में और भी स्टेप्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास में रीअब्जॉर्प्शन आता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन आता है। तो ये थे अपने पास में यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स, ठीक है। तो हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही थी, ये वाला डायग्राम भी हमने देखा कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमने मैकेनिज़्म पढ़ा अपना, कैसे भाई 2 सिचुएशंस होती है, जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो कैसे मतलब हमारा यूरिन फॉर्म होता है, और जब कम पीते हैं तब कैसे। मेनली फिर हमने काउंटर करंट मैकेनिज़्म भी पढ़ा था। अब क्या बचता है, देखो यार अब हमारे पास में बचता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इसी को ही हम रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बचता है हमारे पास में रास पढ़ने के लिए, रास। उसके बाद में फिर आता है और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर बस डिसऑर्डर्स। तो अब हमारे पास में बस 2 चीज़ें बचती हैं मेनली, एक हमें रास के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है डिसऑर्डर्स के बारे में।
तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, वहाँ तक के क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में, कोई एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आ रही तो वो मेरे को बता दो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो बता दो। उसके लिए पर्टिकुलरली अलग से मैं छोटी सी वीडियो ले आऊँगी आपके डाउट्स के लिए, ठीक है। तो हाँ, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। मतलब मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ डेली, मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ शॉर्ट्स पे आपके लिए, उनकी प्रैक्टिस किया करो। साथ में मतलब एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। और अभी मैंने एक नई चीज़ भी स्टार्ट की है, लाइक 5 से 10 मिनट की वीडियो शेयर करूँगी छोटे छोटे टॉपिक्स पे जिनको लेके आपको कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। अभी तो मैंने कल आपको कार्डियक साइकिल समझाया था शॉर्ट्स पे ही, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो मैं शॉर्ट्स पे ना करके मतलब 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो टाइम वेस्ट करते हो अपना रील्स वगैरह देखने में, वो ना करके आप एक एक टॉपिक को अपना समझते जाओ, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और हम एक और भी चीज़ कर रहे थे, अपने डिटेल वीडियो बुला रहे थे क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, आपका ही बेनिफिट होगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी रिवाइज कर रहे हैं और साथ में अपना टॉपिक भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि भाई जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हम वो टॉपिक रिवाइज करते हैं, उसके बाद में हम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। उससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। If you like the video then please press the like button and also share the video with your friends and please subscribe my YouTube channel। और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दो कमेंट्स के अंदर, बताओ कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और भी किस तरह की वीडियोस चाहिए, वो थोड़े से अपने आइडियाज़ दो, अपने थोड़े से लाइक कह सकते हैं अपना ओपिनियन दो, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।